नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट एंड बैड डेट। स्टूडेंट ये दोनों वर्ड मीनिंग एक एग्जांपल से मैं आपको क्लियर कर दूंगा इसलिए। इंसॉल्वेंट पर्सन किसको बोलते हैं? जिस व्यक्ति का दिवाला निकल चुका, दिवालिया घोषित व्यक्ति, वो व्यक्ति जिसका दिवाला निकल चुका है। और जो बैड डेट है वो एक तरह से लॉस है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये दोनों वर्ड मीनिंग इंसॉल्वेंसी और बैड डेट मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर करूंगा कि एक्चुअली इंसॉल्वेंसी और बैड डेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज आपने, राम एक पर्सन है जिसको आपने 10,000 रुपया उधार के रूप में 1 ईयर के लिए दिया हुआ है। 1 साल के लिए राम को अपने 10,000 रुपया कर्ज दिया। लेकिन अब राम की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि राम से आप ये 10,000 रुपया रिकवरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका फाइनेंशियल पोजीशन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। तो आपने राम से आपको आफ्टर 1 ईयर ओनली 3,000 ही आप रिकवरी कर पाए, यानी उससे 3,000 रुपया ही ले पाए। तो अगर आपने राम से 10,000 में से 3,000 रुपया ही रिकवरी कर पाए तो 7,000 रुपया ऐसा है, यानी 7,000 रुपीज़ ऐसा है जो आप इन फ्यूचर आप रिकवरी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं रिकवरी कर पाएंगे? क्योंकि राम जो है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है, यानी दिवालिया घोषित हो चुका है, और ये 7,000 रुपया आपके मिलने की संभावना नहीं है। तो इंसॉल्वेंट पर्सन उस व्यक्ति को कहते हैं जिस व्यक्ति को दिए हुए कर्ज का पैसा अब हम फ्यूचर में कभी रिकवरी नहीं कर पाएंगे, वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं इंसॉल्वेंट पर्सन। और बैड डेब्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? ये जो बैड डेब्ट वर्ड है, गौर करना स्टूडेंट, ये जो बैड डेब्ट वर्ड है, इस बैड डेब्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? राम को हमने 10,000 रुपीज़ दिया, उससे 3,000 रुपीज़ रिकवरी कर लिया। ये जो 7,000 रुपया है जो अब हम रिकवरी नहीं कर पाएंगे, ये पैसे क्या हो गए? डूब गए। डूब गए मतलब अब मिलने की संभावना नहीं है, यानी ये मेरा क्या हो गया? एक तरह से लॉस हो गया। तो इंसॉल्वेंट पर्सन हम उसे बोलेंगे जो व्यक्ति दिवालिया घोषित हो जाए, यानी जिससे पैसे मिलने की संभावना अब ना हो। और बैड डेब्ट वर्ड का मतलब हो गया कि जितने पैसे हमने जिस व्यक्ति को दिए हुए थे कर्ज के रूप में, और जितने पैसे हम रिकवरी नहीं कर पाएंगे उसे अब फ्यूचर में क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो वो इन रिकवर अमाउंट जो होगा वो मेरा बैड डेब्ट डिक्लेयर हो जाएगा एंड इट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस। द नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज डेबिट, DEBIT, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? अकाउंट्स में ज़्यादातर ये वर्ड यूज़ होता है, डेबिट और क्रेडिट। ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि डेबिट और क्रेडिट एक्चुअली होता क्या। आज मैं आपको इस इजी एग्जाम्पल से क्लियर करूँगा। डेबिट वर्ड जो है ये डेबिटम वर्ड से निकला हुआ वर्ड है, डेबिटम। और क्रेडिट वर्ड जो है वो क्रेडिटम वर्ड से निकला हुआ वर्ड है, क्रेडिटम। एक्चुअली दिस इज़ द नेम ऑफ माई चैनल, डेबिटम एंड क्रेडिटम। एक्चुअली मैं इसी नाम से अपने चैनल को रन करता हूँ, डेबिटम एंड क्रेडिटम। तो एक्चुअली वो डेबिटम एंड क्रेडिटम जो है एक लैटिन वर्ड है। लैटिन डेबिट वर्ड लैटिन वर्ड से निकला हुआ वर्ड है जिसका मतलब होता है डेबिटम एंड क्रेडिटम। एक्चुअल द मीनिंग ऑफ डेबिटम इज ड्यू फ्रॉम दैट, ड्यू फ्रॉम दैट। एंड क्रेडिटम का जो मीनिंग निकल गया वो कहलाएगा आपका, क्रेडिटम का जो मीनिंग निकलेगा वो कहलाएगा ड्यू टू दैट, ड्यू टू दैट। तो ड्यू फ्रॉम दैट और ड्यू टू दैट का मीनिंग क्या निकला? ड्यू फ्रॉम दैट का मतलब होता है आप जिससे पैसे पाते हैं उसको आप डेबिट करते हैं, और आपको जिसको पैसे देने होते हैं आपको उसे क्रेडिट करना पड़ता है। जैसे कि अगर आपको राम से 5,000 रुपीज़ लेना है तो आप बोलेंगे ड्यू फ्रॉम दैट, मीन्स आप राम को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अगर आपको श्याम से आपने उधार में पैसे लिए हुए हैं 10,000 रुपीज़, अगर उसको 10,000 रुपीज़ अगर आपको देना है तो आप श्याम को क्या बोलेंगे? ड्यू टू दैट, मीन्स उसको आपको क्रेडिट करना होगा। अब हम ये देखेंगे
नेक्स्ट वर्ड एंड मीनिंग में कि पेएबल और पेड में क्या अंतर है, पेएबल और पेड में क्या अंतर है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पेड एंड पेएबल। सब इसको एक एग्जांपल से स्टूडेंट क्लियर करते हैं कि सपोज एक्स एक पर्सन है, एक्स एक पर्सन इन एक्स एक व्यक्ति है जिसको आपको 5,000 रुपया देना है, यानी आपको 5,000 रुपीज़ जो है वो एक्स को पे करना है। सपोज मान लेते हैं कि एक्स एक शॉपकीपर है जिससे आप 5,000 रुपये का उधार में सामान आपने परचेज किया हुआ है, इसको 2 महीने के बाद आपको पैसे देने हैं, तो आपको एक्स को आपको 5,000 रुपीज़ जब देना है, अभी तक आपने दिया हुआ नहीं है, तो इस 5,000 को अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो आप बोलेंगे पेएबल। आप क्या बोलेंगे, पेएबल। अगर यही पैसा 2 महीने के बाद एक्स को जब आपने पेमेंट कर दिया तो वो कहलाएगा पेड। वो क्या कहलाएगा, पेड। मीन्स अगर किसी को पैसे अगर अभी तक हमने दिया नहीं है, यानी एक्स को अगर 5,000 रुपया अगर अभी तक हमने दिया नहीं है, इसका देना बाकी है 2 महीने के बाद, तो उसे हम लोग बोलेंगे पेएबल। और जब एक्स को अगर हमने 2 महीने के बाद अगर हमने पेमेंट कर दिया तो उसे अब हम लोग पेएबल ना बोल के क्या बोलेंगे, पेड अमाउंट। नाउ द नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एज वेल एज ट्रेड डिस्काउंट। स्टूडेंट अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में ज़्यादातर ये डिस्काउंट यूज़ किया जाता है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करते समय। आइए हम देखते हैं कि ये कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। देखिए यहाँ पर डिस्काउंट के बारे में तो आपको पता है कि डिस्काउंट एक तरह का छूट होता है, लेकिन इस डिस्काउंट से पहले कैश वर्ड इंक्लूड है और यहाँ पर ट्रेड वर्ड इंक्लूड है। ये कैश और ट्रेड डिस्काउंट के साथ जो है वर्ड इंक्लूड है, इसका मीनिंग क्या होता है। जाहिर सी बात है कैश डिस्काउंट की बात होगी तो कैश के टाइम दिया जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट की बात होगी तो वहाँ पर कोई बल्क परचेजिंग हो रहा होगा, इस वजह से वो दिया जाएगा। सपोज मान लेते हैं, एक एग्जांपल देते हैं कि आप किसी शॉपकीपर के पास गए, शॉपकीपर के पास गए और सपोज मान लेते हैं कि ये मार्कर है, ये मार्कर का प्राइस जो है वो 10 रुपीज़ है, ये बोर्ड मार्कर का प्राइस 10 रुपीज़ है। आपने शॉपकीपर को बोला कि भैया ये 10 रुपये का मार्कर जो है आप हमें 9 रुपये में दे दें। अब वो शॉपकीपर अगर एग्री हो जाता है, अगर ये 9 रुपये में दे देता है, तो यानी एक्चुअली वो आपको कितने का डिस्काउंट दिया, 1 रुपीज़ का। तो ये जो 1 रुपीज़ का डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट क्या कहलाएगा, कैश डिस्काउंट। स्टूडेंट नोटिस करना, कैश डिस्काउंट जो है कैश परचेज के टाइम दिया जाता है, यानी आप दुकानदार से नगद में कोई सामान लेंगे, अगर वो नगद में कुछ पैसा अगर आपको छोड़ देता है या आपको रिटर्न कर देता है तो वो डिस्काउंट कैश डिस्काउंट कहलाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये दुकानदार से आपने 10 रुपये का पेन परचेज किया और बोला कि भैया हमें 9 रुपये में दे दीजिए, लेकिन ये 9 रुपया भी आपको हम 2 दिनों के बाद देंगे, तो ये जो 1 रुपया है वो कैश डिस्काउंट नहीं कहलाएगा। कैश डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि कैश डिस्काउंट जो एक्चुअली होता है वो कैश परचेज के टाइम ही दिया जाता है। अगर नगद में आप सामान खरीदेंगे और नगद में कुछ पैसे अगर छोड़ दिए जाए दुकानदार के द्वारा ग्राहक को, तो उसे हम लोग कैश डिस्काउंट बोलेंगे। अब आते हैं, समझते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा बल्क परचेजिंग पे दिया जाता है। किस पे दिया जाएगा, बल्क परचेजिंग। बल्क परचेजिंग का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी भी दुकानदार से कोई भी चीज़ बल्क में परचेज करेंगे तो दुकानदार जो है आपको क्या करेगा, कुछ ना कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट छोड़ता है। ठीक है, जैसे कि आप समझिए कि अगर आप मान लेते हैं कि एक कार्टून आपने बिस्किट परचेज किया, एक कार्टून आपने बिस्किट परचेज किया जिसका कीमत क्या है, लगभग 5,000 रुपीज़ है। इसका एक कार्टून आपने बिस्किट परचेज किया जिसकी कीमत 5,000 रुपये के आसपास है। तो स्टूडेंट आप नोटिस करना कि अगर हम एक बिस्किट लेते हैं दुकानदार से तो हमें 1 रुपया वो नहीं छोड़ता, लेकिन जब ये कार्टून अगर हम उस दुकानदार से परचेज करेंगे तो वो हमें क्या करेगा, वो हमें 10%, 15% का TD डिस्काउंट देता है, यानी ट्रेड डिस्काउंट देता है। मतलब क्या, अगर इस बिस्किट का प्राइस अगर 5,000 है तो हमें वो 500 रुपये छोड़ देगा, यानी वो 4,500 रुपये में वो बिस्किट का पैकेट देगा। लेकिन जब ये बिस्किट अगर हम इंडिविजुअली एक एक बिस्किट अगर उससे लेंगे तो वो हमें MRP पे वो चीज़ प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट ये तो क्लियर हो गया कि कैश डिस्काउंट जो है वो कैश परचेज के टाइम दिया जाता है, और ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो किसी को दिया जा सकता है, आइदर वो कस्टमर हो चाहे
कोई भी सर्टेन पर्सन या बिजनेसमैन हो, वो ट्रेड डिस्काउंट बल्क परचेजिंग में दिया जाता है। यानी ट्रेड डिस्काउंट हमेशा आपको किस पे दिया जाएगा? बल्क परचेजिंग पे। यानी जब भी आप सामान ह्यूज क्वांटिटी में परचेज करेंगे तो बल्क परचेजिंग कहलाता है। और कैश डिस्काउंट तब दिया जाता है जब आप कोई भी दुकानदार से सामान कैश में अगर परचेज करेंगे, तो जब वो कैश डिस्काउंट देता है तो उसे हम लोग कैश डिस्काउंट बोलेंगे। तो हम देखते हैं स्टूडेंट कि व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय एप्रिसिएशन। ये दोनों जो है एक दूसरे के इन्वर्स टॉपिक हैं। डेप्रिसिएशन जो है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस होता है, और एप्रिसिएशन जो है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? प्रॉफिट है। अब ये कैसे लॉस है और कैसे प्रॉफिट है वो देखेंगे। डेप्रिसिएशन जो है ये हमेशा फिक्स एसेट्स पे चार्ज किया जाता है। डेप्रिसिएशन जो है ये हमेशा फिक्स एसेट्स पे चार्ज किया जाता है, और एप्रिसिएशन जो है वो भी हमेशा क्या किया जाता है? फिक्स एसेट्स के ऊपर ही कैलकुलेट करके निकाला जाता है। यानी वो ये डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन जब निकाला जाता है तो वो सेम टाइप्स ऑफ एसेट्स के ऊपर ही चार्ज किया जाता है। फिक्स एसेट्स और फिक्स एसेट्स, ये लॉस है डेप्रिसिएशन, और एप्रिसिएशन जो है वो बिजनेस के लिए प्रॉफिट है। तो स्टूडेंट डेप्रिसिएशन को हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि आपने एक फर्नीचर परचेज किया। आज आपने एक फर्नीचर परचेज किया जिसका वैल्यू है 5000 रुपीज़। मान लेते हैं ये 2023 है, आपने 5000 का एक फर्नीचर परचेज किया। अब ये फर्नीचर का वैल्यू जो है 2004 में मान लेते हैं कि ये 500 रुपीज़ एनुअली इसका वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, यानी 500 रुपये इसका वैल्यू एक साल में रिड्यूस कर गया। क्यों रिड्यूस कर गया? क्योंकि इसको हम रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से इसका वैल्यू रिड्यूस करता है। तो इसका वैल्यू 2024 में इसका वैल्यू कितना हो गया? 4500। यानी इसका वैल्यू डिक्रीज किया या इंक्रीज किया? इसका वैल्यू 5000 था, इसका वैल्यू डिक्रीज करके कितना हो गया? 4500। तो ये जो 4500 उसका वैल्यू हो गया, तो इसका वैल्यू कितना डिक्रीज किया? 500। तो ये जो 500 है, इस 500 को हम लोग बोलेंगे डेप्रिसिएशन। यानी जब भी किसी फिक्स एसेट्स का वैल्यू एनुअली डिक्रीज करता है, और जितना वैल्यू डिक्रीज करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। एनुअली इसका वैल्यू कितना डिक्रीज किया? 500 रुपीज़। तो ये 500 रुपीज़ जो इसका वैल्यू डेप्रिशिएट किया, ये क्या हो गया? ये लॉस हो गया। कैसे लॉस हो गया? इसका वैल्यू था 5000, इसका वैल्यू जो था वो 5000 था, 5000 से इसका वैल्यू डिक्रीज होकर हो गया 4500। तो इसका वैल्यू कितना डिक्रीज किया? 500 रुपीज़। तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस है। अब हम समझते हैं एप्रिसिएशन को। एप्रिसिएशन को समझिए। सपोज मान लेते हैं हमने एक लैंड परचेज किया, एक ज़मीन हमने खरीदी कितने का? 50,000 रुपये का। 50,000 रुपीज़ का हमने एक लैंड परचेज किया, और इसका वैल्यू जो है आफ्टर 10 ईयर्स यानी 10 सालों के बाद इसका वैल्यू जो हो गया वो 2 लाख रुपया हो गया ज़मीन की कीमत। तो ये ज़मीन की कीमत जब 2 लाख रुपये हो गई तो इसका वैल्यू कितना इंक्रीज़ कर गया स्टूडेंट? इसका वैल्यू इंक्रीज़ कर गया 1,50,000 रुपीज़। यानी यहाँ वैल्यू क्या हो गया? हमने ज़मीन खरीदा था 50,000 रुपये का, ये ज़मीन का वैल्यू बढ़कर हो गया कितना? 1.5 लाख रुपया। तो 1.5 लाख रुपये का हमें क्या हो गया? बेनिफिट हो गया। तो ये 1.5 लाख जो वैल्यू इंक्रीज़ किया है, इसे ही हम लोग बोलते हैं एप्रिसिएशन। इसे ही हम क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे एप्रिसिएशन। और एप्रिसिएशन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? प्रॉफिट है। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट कि डेप्रिसिएशन जो है वो फिक्स एसेट्स पे चार्ज होता है, और एप्रिसिएशन भी फिक्स एसेट्स पे चार्ज होता है। डेप्रिसिएशन जो है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस है, और एप्रिसिएशन जो है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट है। जब भी किसी वैल्यू फिक्स एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज करता है तो उसके डिक्रीजिंग वैल्यू को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जब भी किसी फिक्स एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज करता है तो उसके इंक्रीजिंग वैल्यू को हम लोग एप्रिसिएशन बोलते हैं।